तो ट्रांसफर विंडो शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और यहाँ पर हमें पहली आउटगोइंग का पता चल चुका है। बहुत दिनों से इस बात का आप बोलोगे डिस्कशन चल ही रहा था कि राफेल वरान का फ्यूचर क्या होगा, वेदर ही विल स्टे और वेदर ही लीव एज अ फ्री एजेंट। और आज ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब का और राफेल वरान का आ चुका है दैट राफेल वरान विल बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ फ्री एजेंट। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो यहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया पे रिलीज़ भी की है, जहाँ पर उन्होंने अपनी फीलिंग्स, फैंस को थैंक यू बोलना और क्लब के बारे में थोड़ी चीज़ें बोली हैं। मुझे आज भी याद है जब राफेल वरान की अनवीलिंग हुई थी ना, लीड्स का मैच था, हमने 5 गोल स्कोर किए थे, पॉगबा ने 4 असिस्ट प्रोवाइड किए थे, ब्रूनो ने हैट्रिक मारी थी। लेकिन उस पूरे दिन का सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट जो था वो था भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने राफेल वरान को अनवील कर दिया और क्या ही क्लासी अंदाज में किया। ओल्ड ट्रैफर्ड टनल से ब्लैक सूट बूट में राफेल वरान बाहर आ रहे हैं, हाथ में अपनी जर्सी लिए हैं, साइन कर रहे हैं यहाँ पर अपनी जर्सी पे एंड कैमरे पे, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट अनवीलिंग आइडिया दैट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स फ्रॉम एनी क्लब। और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस भी खेले राफेल वरान ने। यहाँ पर राफेल वरान के साथ हमने कैराबाओ कप भी जीता। उन्होंने इस साल का हमारा जो पहला मैच है उसमें गोल भी स्कोर किया था वूल्स के अगेंस्ट, जहाँ पर हम जीतते लग नहीं रहे थे। बट पता है पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो शुरुआत हुई है चेंज की ये ज़रूरी है, लेकिन राफेल वरान को अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया 1 साल का, जो कि मेरे ख्याल में हम दे सकते थे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हुए, क्योंकि आपको राफेल वरान के एंड से ठीक है वेजेस फ्री होके मिलेंगे, वो बिल्कुल मैं पॉइंट एग्री करता हूं कि यहाँ पर जिस वेज स्ट्रक्चर पर राफेल वरान थे उसको अब क्लब और कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको हैरी मैग्वायर को एंड देन आपको विक्टर लिंडलॉफ के ऊपर भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अब पूरा ओवरहॉल करना चाहते हो और हैरी मैग्वायर को अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी सीजन में एंटर करते वक्त यहाँ पर बेच दो तो ज़्यादा बढ़िया है, राइट। अब देखो क्या है, राफेल वरान का इंजरी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब रहा इस सीज़न में। पिछले साल उन्होंने कम गेम्स मिस किए थे ड्यू टू इंजरी, और उससे पिछली साल में भी क्योंकि इतना ज़्यादा अनस्टेबल एटमॉस्फेयर था, ओले आए, ओले के बाद फिर कैरिक आए, कैरिक के बाद फिर आपके रेनियक आए, तो वो सीज़न में पहले ही ईयर में राफेल वरान ने इतने सारे चेंजेस फेस कर लिए थे कि उनका करियर कभी स्टेबल हो नहीं पाया। बट अगले साल आते में जब टेन हैग गए तो वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और इस साल भी अगर देखूँ मैं मैचेस में जब वो फिटनेस गेन करके आए हैं तो ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम अलॉन्ग साइड ब्रूनो ऑब्वियसली। बट ये जो वरान वाला आज हमने डिसीजन देखा है, अब ये बहुत सारे प्लेयर्स के रिगार्डिंग लेना पड़ेगा। और पता है इसमें सबसे बड़ा नाम कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा नाम होना चाहिए लूक शॉ का। क्योंकि अगर हमने राफेल वरान को उनके इंजरी रिकॉर्ड के लिए इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उसको इतना ज़्यादा हमने ओवर एनालाइज किया, एंड देन यहाँ पर हमने बोला कि देखो यार राफेल वरान इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी यंगर, ही इज़ एजिंग एंड डेफिनेटली वो उसके साथ पेस कम हो रहा है, उनका फिजिकलिटी कम हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बंदा अगर अवेलेबल नहीं है मैच डे सिलेक्शन के लिए तो उसको हम कैसे यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दे, राइट। लेकिन हमने सेम चीज़ को कंसिडर नहीं किया जब हमने लूक शॉ को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया। आई नो जब लूक शॉ खेलते हैं और जब लूक शॉ अच्छा खेलते हैं, उनसे बेहतरीन लेफ्ट बैक पूरी लीग में कोई नहीं, चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, इवन रॉबर्टसन भी क्लोज नहीं आते, क्योंकि रॉबर्टसन के गेम में भी काफ़ी लिमिटेशंस है। लेकिन रॉबर्टसन एक चीज़ जो प्रोवाइड करते हैं लिवरपूल को, दैट इज़ कि वो यहाँ पर मैच डे अवेलेबिलिटी रखते हैं। लेकिन लूक शॉ के केस में इफ लूक शॉ गोज मिसिंग देन लूक शॉ गोज मिसिंग फॉर 2-3 मंथ्स, और ही कुड ऑल्सो गो फॉर एंटायर सीजन एज वेल, जो इस साल हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसके लिए लूक शॉ को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ तो बोलनी पड़ेगी ना मैं, कि लूक शॉ को नया कॉन्ट्रैक्ट देना बहुत बड़ी नासमझी थी। अगर ये मैनेजमेंट उस वक्त पे आ जाती तो शायद लूक शॉ को नया कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता। ऑल्सो अब सेंटर बैक टारगेट्स हमारे क्या होंगे समर में एंटर करते हैं, हम सबको पता है हम जॉन-क्लार तोदीबो के ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। तप्सोबा का नाम पिछली समर विंडो में डिस्कस किया गया था, लेकिन तब ये मैनेजमेंट नहीं आई थी, और तोदीबो के चांसेस लग भी ज़्यादा रहे क्योंकि वहाँ पर ओजीसी नीस में उनका जो फॉल आउट है वो हुआ है, फैन बेस के साथ उनकी नहीं बन रही है। आई नो कि मैनेजमेंट तो सेम है, लेकिन मैनेजमेंट से इशू नहीं है, एंड तोदीबो इज लुकिंग फॉर अ मूव विद इन द प्रीमियर लीग। उसके अलावा एंटोनियो सिल्वा इज लुकिंग फॉर अ मूव अवे फ्रॉम द पोर्चुगीज लीग। देन यहाँ पर आप बोलोगे आपके, अगर मैं तप्सोबा पे जाऊँ वो नाम एक आ सकता है, मथाइस डिलिट के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है, ऑल्सो किंगमिन जे के नाम के ऊपर भी बातचीत की जा सकती है, इट इज़ ऑल्सो अ बिग पॉसिबिलिटी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो आपको गोंचालो इनासियो का नाम भी सुनने को मिलेगा। देन आप यहाँ देख रहे हो कि तोसिन जो कि फुलम को छोड़ने वाले हैं एज अ फ्री एजेंट, उनका नाम भी डिस्कस किया जा सकता है, डिस्कस किया भी जा रहा है, बिकॉज वो एक फ्री एजेंट के तौर पे आएंगे निकल के। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके एवर्टन के ब्रेंथवेट का भी नाम आ रहा है सामने। तो इतने सारे नाम हैं टेबल के ऊपर, लेकिन अभी भी ना किसी भी नाम के ऊपर ऐसी कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई है जहाँ पर हम बोलें चलो ठीक है ये हमें जो ट्रांसफ़र है ये शायद
जैसे ही विंडो ओपन होगी इनिशियल वीक्स में कंक्लूड होता दिख जाएगा। लेकिन ना एक चीज़ का मुझे एक्साइटमेंट है, नॉट इन सच के हम किन प्लेयर्स को साइन करेंगे, मुझे ये देखना है कि इस बार जो हमारा ट्रांसफ़र के दौरान अप्रोच होगा वो कैसा होगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि यूनाइटेड ना बहुत डिले करती है कि 4 हफ्ते 3 हफ्ते एक ही प्लेयर के पीछे पड़े हुए हैं, नेगोशिएशंस में उतर चुके हैं, क्लब को एग्री नहीं करवा पा रहे हैं, और इस चक्कर में आपके जो बाकी टारगेट्स आपको लाने पॉसिबल हो पाते वो भी हाथ से निकल जाते हैं, या फिर वो लेके तो आप आ पाते हो लेकिन उनके लिए बहुत आपको ओवरपे करना पड़ता है, क्योंकि क्लब्स यहाँ पर अपने जो फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए प्लेयर्स बेचना चाहते हैं वो ऑलरेडी उस टाइम तक बेच चुके होते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है एंटनी वाली डील। तो यहाँ पर अब देखना है मुझे कि सेंटर बैक के एरिया में कौन से प्लेयर्स आएंगे। डेफिनेटली मैगवायर के ऊपर क्या डिसीजन आएगा, लिंडलॉफ के ऊपर क्या डिसीजन आएगा। एंड अब देखो एक लेजेंड जो यहाँ पर रियल मैड्रिड से आया वो जा रहा है। मुझे पता है यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी कि हमने राफेल वरान का करियर ख़राब किया, डेंट कर दिया, ये कर दिया। पहली बात तो ये है रियल मैड्रिड इतना बेवकूफ़ क्लब नहीं है यहाँ पर कि अगर उनको पता होता कि राफेल वरान यहाँ पर उनको 2-3 साल टॉप टियर पे प्रोवाइड करने वाले हैं तो वो यहाँ पर राफेल वरान को जाने देते। ये जो एक ब्लेम गेम है ना कि हर प्लेयर जो यूनाइटेड आता है वो यहाँ पर अपना करियर ख़राब कर रहा है, तो देखो यार अब ये कहने वाली बातें जिनको अच्छी लगती हैं कहने के लिए वो हमेशा कहते रहेंगे। अब मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं तो जब से यहाँ पर राफेल वरान आए हैं तो राफेल वरान ने आपके फरवरी 2022 के महीने में, पहले तो नवंबर में 2021 में 11 गेम मिस किए फॉर फ्रांस एंड यूनाइटेड, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर 2022 फरवरी में यहाँ पर 1 गेम मिस किया, फिर मार्च 2022 में 1 गेम मिस किया, फिर मस्कुलर प्रॉब्लम के चलते 2 अप्रैल 2022 में यहाँ पर फिर 3 गेम मिस किए, फिर 2022 में फिर 1 गेम मिस किया अक्टूबर के महीने में, फिर 2022 अक्टूबर में 7 गेम मिस किए, फिर उसके बाद अप्रैल में 2023 में यहाँ पर मई 2023 तक लेकर 7 गेम वापस से मिस किए। एंड देन अननोन इंजरी के चलते यहाँ पर 4 गेम और मिस किए, फिर 1 गेम मिस किया, फिर 8 गेम मिस किए। तो इंजरी रिकॉर्ड इतना ज़्यादा खराब रहा था और इसी चक्कर में आपकी रियल मैड्रिड ने भी यहाँ पर वरान को बेचा था, क्योंकि उनको इतना इंजर्ड प्लेयर इतने हाई वेज स्ट्रक्चर पर नहीं रखना था। बट यहाँ पर अब पॉइंट ये आ जाता है कि यूनाइटेड क्योंकि अभी ग्रेवयार्ड बना हुआ है टैलेंट्स के लिए, एंड यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड बना हुआ है लोगों के करियर एंडिंग डेज में हाई पे फिनिश ना करवाने के लिए, इसलिए वहाँ पर उनको ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलती है। बट राफेल वरान की अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी थी, राफेल वरान का फॉल आउट चाहे मैनेजर से हुआ हो लेकिन वरान ने कभी आकर अनप्रोफेशनलिज्म नहीं शो किया कि भाई मैं यहाँ पर इस मैनेजर के बारे में ये बोल दूंगा, सोशल मीडिया पे जाकर अपनी टीम के बारे में वेंट आउट कर दूंगा मैं यहाँ पर अगर मेरी टीम मेरे लेवल पे मैच नहीं कर पा रही या फिर जो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए क्लब की तरफ से वो मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, मेरा करियर जिस जगह पे फिनिश होना चाहिए था वहाँ पे फिनिश नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ मैंने कभी राफेल वरान के एंड से देखी नहीं, और यही एक चीज़ राफेल वरान को इतना ज़्यादा आप बोलोगे रिस्पेक्टेड प्लेयर बनाती है, क्योंकि राफेल वरान में चाहे लाख कमियां हो बट राफेल वरान एज अ प्रोफेशनल प्लेयर इज़ अ टॉप टैलेंट और इज़ अ टॉप पर्सन। सेम कैन बी सेड अबाउट कैसेमीरो। आई थिंक कैसेमीरो के भी डेज अब लिमिटेड ही हैं, जो परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, सऊदी से लिंक आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगला नाम यहाँ पर इस लिस्ट में कैसेमीरो का हो सकता है। देखना ही होगा हमारे बाकी प्लेयर्स के ऊपर हमारा क्या डिसीजन आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो, मैंने भाई वापस से वही चीज़ बोलूँगा कि ये जो वेज फ्री अप हो रहे हैं ये मैनेजमेंट आपको थोड़ी सी बुद्धि से काम करती नजर आएगी, और इसीलिए यहाँ पर आने वाले दिनों में काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि हमारा क्या ट्रांसफ़र प्लान होने वाला है वरान को लेकर, और मतलब वरान के बाद जाने के बाद सेंटर बैक पोजीशन को लेकर और बाकी एरियाज़ में। बाकी देखते हैं भाई अगला नाम अब लिस्ट में कौन सा होगा और आने वाले नामों में पहला नाम कौन सा होगा। आप लोग बताइए यार कि आपके हिसाब से राफेल वरान का फेवरेट गेम फॉर यूनाइटेड आपको कौन सा लगता है, एंड डेफिनेटली आप अब राफेल वरान के जाने के बाद अगला नाम इस लिस्ट में किसका देखना चाहते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे रात में वॉच अलोंग के ऊपर। Bye bye, take care, up the fucking Reds, glory, Man United. And yes, thank you Rafael Varane for entertaining us, thank you Rafael Varane for giving us a hope कि यहाँ पर definitely हमारे ख़राब वक्त में भी टॉप प्लेयर्स हमारे लिए खेलने आएंगे एंड खेल के जा रहे हैं। तो मर्सी वरान, एंड और क्या बोला जाए यार, इट वॉज नॉट अ फेयरवेल दैट यू डिज़र्व, बट डेफिनेटली जो एक कैराबा कप की ट्रॉफी हमने जीती है, आई थिंक वो यहाँ पर एक अच्छी याद ज़रूर लेकर जाओगे आप। और जिस तरीके से आपको फ़ैन बेस ने, मैच डे गोइंग फैंस ने ट्रीट किया, आई मीन वो आपको पता है कि आपको कितना प्यार मिला है यहाँ पर। बाकी बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू 1M if you haven't already.